हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 25 MCQ। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का MCQ का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 का 15 MCQ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो चुनिंदा 15 MCQ है उसका एक वीडियो अभी इस चैनल में डल चुका होगा, उसको ज़रूर से आपको देख ही लेना है। ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम क्रैक करना है ज़रूरी। ठीक है, क्यों? रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, उसके लिए। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है और डीपीपी क्लियर करना उसका सबूत होता है। ठीक है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और उसका सबूत क्या है? डीपीपी क्लियर करना। ठीक, आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या है? एनालिसिस का पोर्शन है। ठीक है, एनालिसिस में दो टाइप का एनालिसिस कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और है ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्री एनालिसिस से ये आपके सिलेबस में है और इन्हीं पूरे सिलेबस से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट 25 MCQ का हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। पहला MCQ है व्हाट इज अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपका, टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए मेथड टू मेजरमेंट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। एक ऐसा मेजरमेंट करने वाला मेथड जिसमें क्या होगा? टेम्परेचर को हम मेज़र करेंगे। क्या वो टाइट्रेशन का ये डेफिनेशन होगा? या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिटरमाइन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने का प्रोसेस है, या फिर एक ऐसा टेक्निक जो सेपरेटिंग करेगा मिक्सचर को, या फिर एक ऐसा मेथड जो pH को मेज़र करेगा सॉल्यूशन का। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन जहाँ पे भी आ जाए क्वेश्चन, उसमें एक चीज़ याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? बी ऑप्शन में है, प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है? टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन में क्या होगा? एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमको पता है, ठीक है, उसका यूज़ करके हम एक अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहलाता है आपका टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन का एकदम इजी सा डेफिनेशन है। सही आंसर क्या था? ए प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जो मैं आपको बताई हूँ, क्या है ये? ए टाइट्रेशन इज अ टेक्निक वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नॉन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का हम यूज़ करके डिटरमाइन करते हैं अननोन सॉल्यूशन को। ठीक है, अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसको डिटरमाइन करेंगे, किसका यूज़ करके? नॉन सॉल्यूशन का यूज़ करके। ठीक है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करके हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्टैंड है और ये क्या है? ब्यूरेट है, और ये क्या है? फ्लास्क है। अब इसमें स्टैंड जो है वो ब्यूरेट को होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ से फ्लास्क से हम अब इसमें देखते हैं दो कंपाउंड है। अब इसमें से किस में नॉन सॉल्यूशन रहेगा, किस में अननोन सॉल्यूशन रहेगा? ब्यूरेट में आता है नॉन सॉल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता रहेगा। ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता रहेगा। और ये रहा फ्लास्क। फ्लास्क में क्या होगा? जिसको हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा, मतलब अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसमें।
अब जिसका पता है उसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड लोग हमको पता है, स्टैंडर्ड लोग को सारे लोग जानते हैं, जैसे कि अंबानी, ठीक है, उनको हर लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड मतलब क्या, इसको क्या बोलेंगे, नॉन सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसका निकालना होगा उसको क्या बोलेंगे, एनालाइड बोलेंगे। और इसी को ही नॉन को बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक है, एन वर्ड नोज, नोज ऊपर में है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। टाइट्रेंट में क्या आ जाएगा, नॉन सॉल्यूशन आ जाएगा। और टाइट्रेट किसको बोलेंगे, जो फ्लास्क में लिया जाता है इसको बोलते हैं टाइट्रेट बोला जाता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड दैट इज एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इसमें पूछा जा रहा है किसी सब्सटेंस को हम ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाएगा, ब्यूरेट के हेल्प से उसको वो करते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो अनुमापन के दौरान ब्यूरेट से डाला जाता है। ठीक है, ब्यूरेट से जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा। ठीक है, पहला है टाइट्रेट बोला जाएगा, या फिर इंडिकेटर बोला जाएगा, या फिर टाइट्रेंट बोला जाएगा, या फिर ये सभी के सभी बोला जाएगा। जैसे कि टाइट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉन सॉल्यूशन का यूज़ करके हम अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक नॉन सॉल्यूशन किस में लिए थे हम लोग, ऊपर लिए थे, ऊपर में क्या था, ब्यूरेट था, तो उसी नॉन सॉल्यूशन को क्या बोले थे, टाइट्रेंट। नोज से याद रखना है, मैं बोली थी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, टाइट्रेंट कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा सी ऑप्शन, टाइट्रेंट। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, इसको ब्यूरेट में लिया जाता है। तो सही आंसर क्या हुआ, टाइट्रेंट हुआ। अब देखिए बहुत अच्छे से, ये ब्यूरेट में किसको लिया जाता है, नॉन सॉल्यूशन को लिया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, टाइट्रेंट भी बोलते हैं। ये जरा फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे, सैंपल टाइट्रेंट बोलेंगे, या फिर एनालाइड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या रहता है, नोन रहता है, और ये क्या रहेगा, अनोन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन व्हाट इज टिपिकली यूज्ड टू न्यूट्रलाइजेशन द एसिड। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन चल रहा है यहाँ पे हमारा ये स्टैंड हो गया, यहाँ से हमारा ब्यूरेट हो गया, और यहाँ से हमारा हो गया है कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, अब ब्यूरेट में हम ले रहे हैं एसिड। ठीक है, ब्यूरेट में हम ले रहे हैं एसिड, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात चल रहा है। तो यहाँ हम इस जगह पे क्या यूज़ करेंगे, एसिड यूज़ करेंगे, अनदर एसिड यूज़ करेंगे, या फिर वाटर यूज़ करेंगे, या फिर बेस यूज़ करेंगे, या फिर इंडिकेटर यूज़ करेंगे। न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, अगर एसिड लिखा है तो जस्ट उसके अपोजिट वाला ही लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा बेस, न्यूट्रलाइज। ठीक है, एसिड बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाएगा, वाटर बना के रिलीज कर देता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा था एसिड बेस टाइट्रेशन में, न्यूट्रलाइज में अगर एसिड यूज़ हो रहा है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम बेस को यूज़ करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, सी, ए बेस यूज़ करेंगे हम। सही आंसर हो गया आपका सी। चलो थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करता है। HCl क्या होता है, HCl का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, H+ है इसीलिए क्या है, एसिडिक नेचर है। NaOH, OH- है इसलिए क्या है, बेसिक नेचर है। ठीक है, ये बेस हो गया। अब दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट, NaCl। NaCl सभी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और क्या रिलीज हुआ है, वाटर।
क्या रिलीज हुआ है? वाटर। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन में HCl NOH का यूज करके क्या बना? NaCl और H2O, और इसको क्या बोलते हैं? एसिड, और इसको बोलते हैं बेस, वाटर और सॉल्ट बन गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कलर चेंज इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन यूजिंग फिनोल्फथेलिन। ठीक है, हम इंडिकेटर के फॉर्म में किसको यूज कर रहे हैं? फिनोल्फथेलिन का यूज कर रहे हैं। तो उसमें कलर कौन सा चेंजेस दिखाएगा कलर में? ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन हमेशा ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? एसिड टू बेस। एसिड टू बेस के कंडीशन पे ये कौन सा कलर देगा? ब्लू टू येलो कलर देगा, रेड टू येलो कलर देगा, येलो टू ब्लू कलर देगा, या फिर कलरलेस टू पिंक कलर देगा? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? फिनोल्फथेलिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और हमेशा बोलते हैं ना, बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका पूछा ही जाता है। तो आपको बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। फिनोल्फथेलिन की अगर बात आया तो क्या होगा इसका सही आंसर? कलरलेस टू पिंक। ठीक है, कलरलेस टू पिंक आएगा इसका सही आंसर। ब्लू टू येलो किसके लिए आ जाता है? थाइमोल ब्लू के लिए आ जाता है। ठीक है, थाइमोल ब्लू के लिए आ जाता है। रेड टू येलो किसके लिए आ जाएगा? मेथिल ऑरेंज के लिए आ जाता है। येलो टू ब्लू जो होता है वो ब्रोमोफिनॉल ब्लू के लिए रहता है। ठीक है, और ये सारा कंडीशन एसिड टू बेस के लिए है। ठीक है, सारा का सारा कंडीशन एसिड टू बेस के लिए है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए बेस टू एसिड, तो जस्ट इसके अपोजिट चलेगा। ठीक है, येलो टू ब्लू हो जाएगा, येलो टू रेड हो जाएगा, ब्लू टू येलो हो जाएगा, पिंक टू कलरलेस हो जाएगा। तो आपको दोनों ही कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सही आंसर क्या था हमारा इसका? कलरलेस टू पिंक रहेगा। फिनोल्फथेलिन में कंडीशन क्या था? एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम, एसिड टू बेस के लिए था। आप थोड़ा सा टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू का पीएच क्या है? 1.2 से 2.8 तक है। एसिड मीडियम में ब्लू होगा, बेसिक मीडियम पे येलो कलर का ये दिखाएगा। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है, इसका पीएच रेंज क्या है? 3 to 4.6 रहेगा। एसिड कंडीशन में येलो दिखाएगा, बेसिक कंडीशन पे ब्लू दिखाएगा। थाइमोल मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का पीएच रेंज 3.1 to 4.4 होगा। एसिड कंडीशन में रेड दिखाएगा, बेसिक कंडीशन पे येलो दिखाएगा। और क्या है? फिनोल्फथेलिन लास्ट जो हमारा क्वेश्चन ही था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका पीएच रेंज क्या है? 8.3 to 10.0 रहेगा। इसका रहेगा एसिड कंडीशन पे कलरलेस, जो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे पिक्चर पे दिख ही रहा है, कलरलेस रहेगा एसिड कंडीशन में। और पिंक क्या हो जाएगा? बेस के कंडीशन पे होगा। एसिड टू बेस की बात चल रहा है, अगर इसके अपोजिट होता तो क्या होता? पिंक टू कलरलेस होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड? ठीक है, टाइट्रेशन का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन होगा, अननोन कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे उसको क्या बोला जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा, बेसिक से ही आपका ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले क्या क्लियर करना है? अपना बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना है सभी को। ठीक है, क्या आना चाहिए? टाइट्रेंट आना चाहिए, या फिर एनालाइट आना चाहिए, या फिर इंडिकेटर आना चाहिए, या फिर बफर आना चाहिए। टाइट्रेंट एन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में क्या रहता है सब जानते हैं, नोन रहता है, तो नोन के लिए होगा क्या? नहीं होगा। इंडिकेटर एंड पॉइंट के लिए रहता है। बफर पीएच को मेंटेन करने के लिए रहता है। बचा क्या? एनालाइट, जिसको हमको एनालाइज करना है। ठीक है, जिसको हमें एनालाइज करना रहेगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका
बी एनालाइज, ठीक है। अब इसको देखिए बहुत अच्छे से, ब्यूरेट हुआ और ये रहा फ्लास्क, इसी को क्या बोले, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को ही टाइट्रेंट बोलते हैं और इसी को ही नोन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं एनालाइट, इसको बोलते हैं अनोन और इसको बोलते हैं टाइट्रेट। रेट से याद रखना, ठीक है, रेट से याद रखना। रेट हर किसी का पता है क्या, नहीं पता, हम जाके मार्केट में इसका रेट कितना है पूछते हैं ना, तो उसी तरीके से याद रखना, क्वेश्चन मार्क जिसको हम नहीं जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मेलिटी एंड अ मेजर ऑफ इन अ सॉल्यूशन। सिंपल सा पूछा जा रहा है नॉर्मेलिटी है क्या, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा या फिर ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा या फिर ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। नॉर्मेलिटी अगर आया तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, वो है इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। बताइए यहाँ पे कहाँ पे है, सी में है, ठीक है। ग्राम्स इक्विवेलेंट टू ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, ठीक है। नॉर्मेलिटी, लीटर से लीटर वो याद रख लेना इसको, और इक्विवेलेंट को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। इक्विवेलेंट प्लस लीटर, अब ये किसका होता है, किलोग्राम का अगर आ गया तो क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। मोल प्लस किलो तो एल, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। आर आया है तो मोल प्लस लीटर, मोल प्लस लीटर से आपको याद होना चाहिए। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये किलोग्राम वाला किसके लिए है, ये मोलैलिटी के लिए है, और ग्राम ऑफ सॉल्यूट ये नहीं रहता है, इसका डेफिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं है। मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ये रहता है किसके लिए, मोलैरिटी, ठीक है, लीटर वाला, ठीक। चलो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है सी, ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, ठीक है। चलो मोलैरिटी LAR LAL, ठीक है, लाल और लार, लाल और लार, ठीक है। मोल प्लस लीटर, मोल प्लस लीटर, मोल प्लस किलोग्राम, और ये क्या है, इक्विवेलेंट प्लस लीटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। सिंबल क्या है, मोलैरिटी का रहता है कैपिटल एम, मोलैलिटी का रहता है स्मॉल एम, नॉर्मेलिटी का रहता है कैपिटल एन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्री एनालिसिस दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपका सिलेबस में ही है। तो वॉल्यूमेट्रिक क्या रहता है, ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। प्राइमरी गोल क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन करने के लिए किसका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए रहेगा। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, ठीक है, गैस प्रोड्यूस के लिए रहेगा। टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए रहेगा। टू डिटरमाइन द चेंज कलर इन अ सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, ये सारी किस्में आती है
वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आती है। तो क्या हम निकालते हैं उसमें, कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पे है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम पे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये गैस की बात चल रहा है, तो ये नहीं आएगा। डेंसिटी भी नहीं होगा, कलर चेंज के लिए भी नहीं होता है, सिर्फ कलर चेंज से ही उसका आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। इसमें क्या है, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसके लिए होगा, कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस रहेगा, एक मेथड रहेगा। सही आंसर क्या हुआ, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ग्रेविमेट्री और वॉल्यूमेट्री। वॉल्यूम अगर आ जाता है वहाँ पे कौन सा वर्ड आता है, कॉन्सेंट्रेशन का वर्ड आता है। ग्रेविमेट्री, ग्रेविटी मतलब भार, भार मतलब क्या होगा, ग्राम, ठीक है। उसे आपको याद रखना है, वेट से याद रखना है, ग्राम से याद रखना है, इसको याद रखना है आपको। अननोन सॉल्यूशन जिसका आपको क्या मेज़र करना रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करना रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। According to the Bronsted-Lowry theory, a base is a substance that, मतलब इसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग बेस का क्या थ्योरी है, बेस किसको बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है एक्सेप्ट प्रोटॉन H+ को एक्सेप्ट करेगा या H+ को डोनेट करेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या फिर एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन को। क्या होना चाहिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन सा थ्योरी होता है, 3 थ्योरी होता है, आर्हेनियस होता है और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी होता है और लुईस होता है, ठीक है। आर्हेनियस जो होते हैं वो किस बेस पे होता है, वो एक्वस कंडीशन पे होता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो होता है वो प्रोटॉन पे रहता है, और लॉरी जो होता है, लुईस जो थ्योरी होता है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस रहता है, ठीक है। पहला जो थ्योरी रहता है वो एक्वस कंडीशन पे रहता है, दूसरा प्रोटॉन के कंडीशन पे रहता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन के कंडीशन पे होता है। तो दूसरा प्रोटॉन पे है, तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे, ये दोनों हट गया, ठीक है, ये दोनों ही हट गया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है। अब इसमें आपको ये जानना है बेस नीचे, ठीक है, क्या करेगा वो, हम किसी चीज़ को रखते हैं तो बेस क्या एक्सेप्ट कर रहा है। ए आसमान कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, वो डोनेट करता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि क्या करेगा वो, एक्सेप्ट H+, ठीक है। प्रोटॉन को क्या करेगा वो, एक्सेप्ट करेगा। अब थोड़ा थोड़ा थ्योरी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एसिड आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम में H2O H+ OH-, ये H+ हो जाएगा आपका एसिड, OH- हो जाएगा बेस। कंडीशन क्या है, ये एक्वस मीडियम पे होगा और किसके लिए है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोटॉन H+, प्रोटॉन, और इसी को H+ भी बोलते हैं। एसिड आसमान से याद रखना, ठीक है, आसमान जो क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। बेस जमीन से याद रखना, क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या, एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया, बचा क्या अब, इलेक्ट्रॉन। अब जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है, जस्ट इस कॉलम के अपोजिट होता है लुईस थ्योरी में, ठीक है। इसमें बस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर इस कंडीशन में क्या था, ये डोनेट कर रहा था एसिड, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इसमें प्रोटॉन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट, चलो जस्ट उसके अपोजिट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में हम लोग किसका पूछे थे, बेस का पूछे थे। बेस का आंसर क्या आया था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
बेस एसिड की बात चलेगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे प्रोटॉन है प्रोटॉन है, हाइड्रोक्सी आयन, ये दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए इसमें से एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा एसिड आसमान, ठीक है। आसमान था तो वो प्रोटॉन क्या कर रहा था, वो दे रहा था, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सही आंसर क्या हुआ, सी, एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पेयर रिप्रेजेंट अ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें से आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको एक मेल करना है जिसमें रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब इसमें से देखिए HCl NaOH, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इथेनोइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया का होगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। CH3COOH NaOH, ठीक है। सभी का मैं फॉर्मूला लिख दी हूँ, उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है, इजी पड़ेगा आपको। अब इसमें से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है वो क्या होता है, वीक एसिड या वीक बेस हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में हो जाएगा। बी में इथेनोइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या होना चाहिए, वीक एसिड, इसमें नाम पे ही है, ठीक है, एसिड, लेकिन कैसा एसिड, वीक एसिड होगा। और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या निकला था, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड था ये, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। अब ये ओइक एसिड आ गया है तो क्या हो गया है, वीक एसिड, ठीक है, यहाँ पे भी वीक एसिड, वीक बेस, वीक बेस, क्या क्या जोड़ा बना, ए ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया, और वीक एसिड और वीक बेस हो गया। इसी तरीके से ये 4 पॉइंट होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन आपको पूछ भी सकते हैं वीक एसिड वीक बेस का भी, इनमें से आइडेंटिफाई करें। तो आपको सारा ऑप्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सही आंसर था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का टाइप्स होता है, इनमें से कौन सा है जो उसका टाइप्स नहीं है। वोल्हार्ड टाइट्रेशन, मोहर टाइट्रेशन, फजन टाइट्रेशन, केजहाल्ड टाइट्रेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन नहीं है, उसका टाइप्स नहीं है। केजहाल्ड टाइट्रेशन जो होता है, डी जो होता है केजहाल्ड टाइट्रेशन, ये इसका टाइप्स नहीं होता है, ठीक है। मोहर टाइट्रेशन में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वो हैलाइड पे हैलाइड, ठीक है, हैलोजन ग्रुप पे डिपेंडेंट है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। अब इन्हीं में से ही कुछ आइडेंटिफाई करता है, कुछ को कोई और करता है, और कोई जो है वो पूरा का पूरा आइडेंटिफाई कर लेता है। बस आपको इसी चीज़ पे ही बेस है, ठीक है। मोहर मेथड जो होता है वो क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों का ही इस्तेमाल कर देता है, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। वोल्हार्ड जो होता है वो पूरा का पूरा हैलाइड, ठीक है, पूरा का पूरा हैलाइड को वो इस्तेमाल कर लेता है। फेजन मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड को ही वो करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई। तो आप कैसे याद रखोगे, F, ठीक है, M V, ठीक। F क्या है,
स्मॉल मतलब पहले आने वाला है, मतलब कम वो कर रहा है, तो सिर्फ कर रहा है क्लोराइड का। M जो है मोहर जो है वो क्या कर रहा है, क्लोराइड के साथ एक और बढ़ा दिया ब्रोमाइड। अब ये वोल्हार्ड जो है पूरा का पूरा हैलाइड, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, और क्या है आयोडाइड, ये तीनों का तीनों करेगा। ठीक है, तो F आता है, उसके बाद M उससे बड़ा वाला आता है, V उससे भी बड़ा आता है, तो F सिर्फ एक का कर रहा है क्लोराइड, मुहर जो होता है क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों का करता है, वोल्हार्ड जो है वो तीनों के तीनों को वो सिस्टमाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइट्रेशन इज नोन एज द अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। किस टाइट्रेशन को, जैसे एसिड बेस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया, इनमें से किसको बोला जाता है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, डाईएजो टाइट्रेशन हो गया, ग्रेविमेट्रिक को बोलते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को बोला जाता है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में होता है सिल्वर की बात किया जाता है। ठीक है, उसमें सिल्वर कंपाउंड होता है जिसे आपको याद रखना है उसको। ठीक है, और वो किस में होगा, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन का पार्ट रहता है। तो सही आंसर क्या हो गया, डी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन ये टाइट्रेशन मेथड बेस्ड टू यूटिलाइज सिल्वर नाइट्रेट एज अ प्रेसिपिटेट एजेंट। ठीक है, प्रेसिपिटेट एजेंट के फॉर्म में करेगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसी को बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, एक ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूटिलाइज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन जैसे सभी को बहुत अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, ए है कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है, या फिर गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट करने वाला है, या फिर कन्वर्जन ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू सॉलिड बाय फॉर्मिंग इन इनसॉल्यूबल। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा, या फिर कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने वाला। बहुत इजी है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात बोल रहे हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट होना मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन रहता है उसमें ऊपर में एक लेयर जम जाता है सॉलिड फॉर्म का, तो उस लिक्विड वाले सॉल्यूशन में एक सॉलिड का पार्टिकल्स जो रहेगा उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो कहाँ पे है ये, कन्वर्जन ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू सॉलिड बाय फॉर्मिंग इन अ इनसॉल्यूबल। ठीक है, वो जो रहेगा सॉलिड इनसॉल्यूबल रहेगा उस लिक्विड उस सॉल्यूशन के साथ। तो सही आंसर हो गया सी, कन्वर्जन ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू अ सॉलिड बाय फॉर्मिंग है ना इनसॉल्यूबल। देखिए इसको, आप इस अच्छे से इसको देख रहे हैं तो देखिए ये सिंपल सा ट्रांसपेरेंट हो गया पानी, और इसमें वाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, येलो कलर का देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, विजिबल अच्छे से क्या है, सॉल्यूबल नहीं है, सॉल्यूबल नहीं हो पा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इज डन बाय। अब इसमें बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सोच के देना है, एकदम ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोराइड में क्लोराइड को किससे डिटरमाइन किया जाता है, किस मेथड से किया जाता है? वोल्हार्ड मेथड से किया जाएगा, मोहर टाइट्रेशन से किया जाएगा, फजन से किया जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दिस से किया जाएगा? मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगी, सोचिए समझिए किसका आना चाहिए आंसर। वोल्हार्ड ऊपर का था, क्या आया था, हैलाइड है ना। मोहर में क्या आया था, मोहर जैसे उसके नीचे क्लोराइड और ब्रोमाइड। फजन सबसे लास्ट क्या था, क्लोराइड। अब देखिए इसमें से क्या, आप बोलेंगे मैम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें क्या करें बच्चा। हैलाइड का मतलब क्या होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो क्लोराइड तो इसमें भी आया, क्लोराइड इसमें भी आया, क्लोराइड इसमें आया, तो क्या होगा सही आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है,
बहुत इजी सा चीज़ है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा समझिए, ये तीनों में ही हम उसको मेज़र करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेप इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप एक फनल लिए, ठीक है, ये आपका एक ये रहा। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्यूशन भी है और सॉलिड पार्टिकल्स भी है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे क्या है, सॉलिड पार्ट भी है और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन भी है। ठीक है, आप इसमें आपको कलेक्ट करना है प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, अब नॉर्मली किसी फनल में अगर ऐसे डाल देंगे तो उसमें क्या, सॉलिड भी चला जाएगा और लिक्विड भी चला ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको यूज़ करने से हमको सॉल्यूशन और जो प्रेसिपिटेट है वो मिल जाएगा अलग अलग सेपरेटली। प्रेसिपिटेशन को यूज़ करने पे या फिर को प्रेसिपिटेशन को यूज़ करने पे या फिर फिल्ट्रेशन को या फिर पोस्ट प्रेसिपिटेशन करने पे हमको ये मिलेगा फिल्ट्रेशन। सभी को पता है फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर करने वाला, दो चीज़ों को अलग करने वाला। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को अलग करने वाला। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा सी, फिल्ट्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन द अब्सेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट टू शार्पर एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन किया जा रहा है, इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में गैर जलीय अनुमापन में किस अणु की अनुपस्थिति से, ठीक है, किस मॉलिक्यूल्स की अनुपस्थिति से तीव्र समापन बिंदुओं में योगदान करती है। ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात किया जा रहा है। इनमें से आपको 4 पॉइंट दिया गया है, किसकी अब्सेंस पे ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, नॉन एक्वस। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के वजह से होगा या फिर एनालाइट मॉलिक्यूल के वजह से होगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल के वजह से होगा या फिर इंडिकेटर मॉलिक्यूल के वजह से होना चाहिए। नाम क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें जल नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे है वाटर की बात, कहाँ पे चल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ये नहीं होना चाहिए। इसके अब्सेंस पे ही एक जल्दी से उस प्रोसेस को मिलेगा, ठीक है, शार्प एंडिंग मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसका सही आंसर होगा। विच इज़ द नॉट अ टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का कौन सा इसमें से टाइप नहीं है, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, कौन सा है जो इसका टाइप नहीं होगा, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट। रिप्लेसिंग सॉल्वेंट किस में आता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आता है। ठीक है, अब प्रोटोजेनिक जनन करता है एसिड, एसिड कंडीशन का होगा, फिलिक OH बेस कंडीशन का होगा। ठीक है, बेस मतलब उसका नेचर रहेगा, एम्फोटेरिक एम्फी वर्ड आता है मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। तो क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखना है। सही आंसर क्या है, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट जो है वो इसका टाइप्स नहीं होगा। अब इन तीन टाइप्स के अलावा एक और टाइप्स होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट पे ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है। प्रोटोजेनिक में ये एसिड नेचर का हो जाएगा, फिलिक में OH से हो जाएगा आपका बेस, एम्फोटेरिक में दोनों एसिड और बेस दोनों ही कैरेक्टर वो दिखाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज एसिडिक इन नेचर। चलो वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, जस्ट इससे पहले हम देखे हैं। आप 2 मिनट अच्छे से सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। इनमें से कौन से सॉल्वेंट है जो एसिड नेचर रखेगा, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट रखेगा, प्रोटोफिलिक रखेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रखेगा या फिर एम्फोटेरिक सॉल्वेंट रखेगा। ठीक है, प्रोटोजेनिक जनन करता है क्या है, एसिड नेचर OH,
क्या है, बेसिक नेचर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब स्टैंडर्ड, ना वो एसिड ना वो बेस, बोलते हैं ना, उससे एप्रोटिक में आ जाता है ये। एम्फोटेरिक में एसिड प्लस बेस रहेगा, ये दोनों इसमें नहीं रहेगा। तो बताइएगा क्या पूछा गया है, एसिडिक नेचर पूछा गया है, क्या हुआ आंसर, प्रोटोजेनिक। ए इसका सही आंसर हुआ, ठीक है, ए इसका सही आंसर हुआ है। बहुत अच्छे से आपको बताया गया है यहाँ पे। प्रोटोजेनिक में एसिड हो गया, फिलिक में बेस हो गया, एम्फोटेरिक में एसिड प्लस बेस हो गया, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा, ना वो एसिड ना वो बेस, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती है। चलो, इन एसिडिमेट्री व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर टिपिकली टाइट्रेट, ठीक है, आपको इसमें एक बता दिया है, टाइट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसमें बोल रहा है ये एसिड कंडीशन का है, तो ये कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, टाइट्रेट पूछा गया है ना, टाइट्रेट रेट जिसका हमको पूछना रहता है, तो नीचे अननोन है, ठीक है, क्या आना चाहिए, एसिड है तो क्या एसिड होना चाहिए, या फिर बेस होना चाहिए, फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट होना चाहिए। एसिडिमेट्री की बात चल रहा है, क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है एसिड के जस्ट अपोजिट बेस होना चाहिए, ठीक है, जस्ट अपोजिट बेस इसका आंसर होगा। कभी भी एसिड बेस वाला अगर पूछ दिया जाए, याद रखना है, अगर यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे हो जाएगा बेस, ठीक है, और इसी के जगह पे अगर यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एसिड, जस्ट उसके अपोजिट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑलवेज एक्ट एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, में से कौन सा जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करता है, KMnO4, MnO2, FeCl2, SO2, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रेड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, लूज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसमें रहता है KMnO4, K4Cr2O7 होता है, FeCl2 और H2S रेड्यूसिंग एजेंट के लिए रहता है। लिगेंड इज एन आयन और मॉलिक्यूल, मतलब सिंपल सा आपको पूछा जा रहा है लिगेंड क्या है एक मॉलिक्यूल में, अगर देखा जाए तो लिगेंड क्या बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा, डोनेट लोन पेयर, डोनेट पेयर ऑफ प्रोटॉन, डोनेट पेयर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या ये न्यूट्रॉन से रिलेवेंट है, प्रोटॉन से रिलेवेंट है, या फिर इलेक्ट्रॉन से रिलेवेंट है, इसमें लोन पेयर रहता है कुछ इस तरीके से। लिगेंड की बात चल रहा है सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होगा बच्चा इसका डोनेट लोन पेयर ए, ठीक है, ए जहाँ पे लिगेंड आ जाता है वहाँ पे आपको याद रखना है ये लिगेंड रहता है, सब लोन पेयर, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होना जिसको बोलते हैं लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ EDTA स्टैंड फॉर, ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होगा, या फिर एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट होगा, या फिर एथिलीन ट्राई एमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होगा, या फिर एथिलीन ट्राई एमीन टेट्रा एसिटेट होगा। अब नाम को देखिए, EDTA, ये दोनों का दोनों हट जाएगा क्योंकि डी वर्ड है ही नहीं, बचा क्या आपका ये EDTA, ठीक है। अब इसमें से आपको ये पता लगाना है, एथिलीन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, अंतर क्या है इस वाले पोर्शन पे है, क्या वो एसिटिक एसिड है या फिर एसिटेट है, इसको आपको पता लगाना है। एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप रहेगा या फिर एस्टर का ग्रुप रहेगा।
आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रहेगा तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे भी आप इसका नाम याद रख सकते हैं। सही आंसर इसका रहता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। देखिए यहाँ पे ये एथिलीन हो गया, ठीक है, इथेन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे है एथिलीन एसिटिक एसिड। देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला है, एक और 2, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, कितना है ये दोनों? 4 है, इसीलिए क्या कहलाया? टेट्रा, ठीक है, इसीलिए क्या कहलाया? टेट्रा एसिटिक एसिड कहलाया है। और 2 एमिनो ग्रुप है, इसलिए डाई एमिनो है, एथिलीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड इसका पूरा नाम हो गया है। स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख लीजिए, स्ट्रक्चर से आ सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट ब्लैक 2 इंडिकेटर यूज्ड इन, मॉडरेटर ब्लैक 2 इंडिकेटर किस में यूज़ होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में होगा, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन में होगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में होगा, या फिर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में होगा? इसका सही आंसर होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मॉडरेट ब्लैक 2 का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर है जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होता है। मॉडरेट ब्लैक 2, इरियोक्रोम ब्लैक टी, सोलोक्रोम ब्लैक टी और म्यूरेक्साइड रहता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है किसमें? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इनमें से कौन कौन सा टाइप्स होगा? पहला है डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसिंग टाइट्रेशन, या फिर ये सभी के सभी होंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइप्स। इनमें से देखिए कौन सा हो सकता है? डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसिंग टाइट्रेशन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का टाइप है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी इसके टाइप्स है। नाम बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी होता है, बैक टाइट्रेशन भी होता है और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन भी होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब कॉम्प्लेक्स की बात चल रहा है तो इसमें कुछ इस तरीके से समझ ही लीजिए, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर बैक टाइट्रेशन, बैक बाद में उसको किया जाता है, या फिर रिप्लेस, एक कॉम्प्लेक्स के साथ दूसरे को रिप्लेस करके उसके जगह पे कॉम्प्लेक्स में बना दिए। कुछ इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है इसको। विच मेथड मेजर द मास ऑफ अ प्योर कंपाउंड रिलेटेड टू द एनालाइट? सिंपल सा आपको एक मेथड के बारे में बताया है और वो मेथड क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। विच मेथड मेजर द मास ऑफ प्योर कंपाउंड, ठीक है। क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट? मास ऑफ प्योर कंपाउंड रिलेटेड टू द एनालाइट, ठीक है। एनालाइज करने के लिए एनालाइट किया जाता है, मास को आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो क्या वो ग्रेविमेट्री होगा, या फिर वॉल्यूमेट्री होगा, या फिर प्रेसिपिटेशन होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा? क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री, ग्रेविटी से याद रखना, भार, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी भार, मास, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाम का मतलब ही आपको पता है। तो फिर वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। प्रेसिपिटेशन भी मास पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन से भी होता है और इसमें भी होता है, ग्रेविमेट्री से भी होता है। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है हमारा? ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री, ठीक है, ग्रेविमेट्री ही होता है। ये फिल्टर पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों से इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया जाता है और सिर्फ मास को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रेविमेट्री एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट 25 MCQ किस टॉपिक से था? ये एनालिसिस से था। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 2 था।
जिन बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ही टफ लगता है उनको कम से कम जो ये बन रहा है, जो वीडियो डल रहा है, इतने एमसीक्यू का ही आप कम से कम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ही। डरना नहीं है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री को धीरे धीरे करके आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। इसी तरीके से और आएगा, इससे पहले चैप्टर 1 का एमसीक्यू डल चुका है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर 2 का एमसीक्यू आ डल जाएगा और चैप्टर 3, चैप्टर 4 से लेके जितना भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कितना है 13 चैप्टर है, ठीक है। 13 चैप्टर का आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का ही ये वीडियो आपके चैनल इस चैनल पे आ जाएगा, जो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, उसका प्रैक्टिस कर लेना है। आज का क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या होगा, चैप्टर 3 का होगा, जिसका हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक रहेगा। तो इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा स्टडी कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए।